नमस्कार दर्शकों। आज मैं उपस्थित हूँ शनि के सीरीज का आज अंतिम वीडियो है हमारा। चूँकि मैंने एकादश और द्वादश दोनों भाव को इकट्ठे ही ले लिया है मैंने। पूर्व में मैंने नवम और दशम भाव को इकट्ठे लिया था और बाकी जो अन्य भावों में शनि की स्थिति थी उसका फल मैंने पहले ही बता रखा हुआ है। तो आज का जो हमारा वीडियो है कि शनि 11th और 12th हाउस में कैसे फल देता है। तो उसके पहले मैं आपको एक बार बता दूँ कि एकादश भाव और द्वादश भाव किन-किन चीज़ों का है, ताकि चीज़ें समझने में आसानी होगी। तो अगर एकादश भाव को देखें तो हम एकादश भाव बड़े भाई-बहन का है, पुत्र-वधू का भाव है। अ, उसके अलावा माता की आयु का भाव है, बाजू, निज का भाव है, चोट का भाव है, बीमारी का भाव है, चूँकि षष्ठम से षष्ठम है, सिक्स्थ से सिक्स्थ है ये इसीलिए। टाँग का भाव है, आपके पैर का भी हम विचार इसे करते हैं, घुटने के नीचे के जो भी आपके पैर के पार्ट है उसका विचार करते हैं। उसके अलावा डिज़ायर का भाव है, प्राप्ति का भाव है, आय का भाव है। उसके अलावा अगर विचार करोगे 11th हाउस से तो यह उम, अ, अच्छे जो लग्ज़री वाहन होते हैं, उसका फ़ोर व्हीलर्स होते हैं, उसका भी भाव है, आवश्यकता पूर्ति का भाव है, आपकी आमदनी का भाव है, राज्य द्रव्य का भाव है, प्राप्तियों का भाव है यह, स्वतंत्र चिंतन आदि के विषय में ज्ञान हमें एकादश भाव से ही मिलता है। बड़े भाई-बहन से आपको कितनी प्रॉफ़िट होने वाली, कितना सुख शांति मिलने वाली है, इन सब चीज़ों का विचार भी हम करते हैं। उसके अलावा आप देखो तो बड़े भाई-बहन की संख्या कितनी होगी, इन सब चीज़ों का विचार भी हम 11th हाउस से करते हैं। अब अगर 12th हाउस की बात करूँ मैं, चूँकि दूसरा विषय हमारा 12 हाउस ही है आज का, तो 12 हाउस व्यय का भाव है, हानि का भाव है, दान, दंड, व्यसन और विदेश का भी भाव 11th हाउस को बोलते हैं। नेत्र पीड़ा का भाव है, शत्रु का विरोध कैसा रहेगा, इसका भी हम 12 हाउस से विचार करते हैं। फिजूल खर्चे हो गए या अतिरिक्त या आकस्मिक खर्च जो होंगे आपके, इसको भी हम 12 हाउस से ही देखते हैं। मोक्ष मृत्यु का भाव तो इसे बोलते ही हैं, चूँकि अ, लग्न में कुंडली लग्न चार्ट में आपका सबसे अंतिम भाव इसी का है। मोक्ष का भाव तो इसे बोलते ही हैं। उसके अलावा अगर आप विचार करोगे इससे, तो रक्षा विभाग का भी विचार हम इससे करते हैं, भोग विलासिता का विचार करते हैं। माँ की छोटी जो बहन है, उनके पति का विचार हम करते हैं। उसके अलावा मंदिर का हो गया, धर्म का हो गया, जलीय वस्तुएँ हो गई और कारावास का भी विचार हम इससे करते हैं। पाँव का बिल्कुल जो बिल्कुल पाँव पंजा होता है, उसका विचार हम करते हैं। पृथकता का विचार भी हम इसी भाव से करते हैं। तो ये सब कुछ कारकत्व थे 12 हाउस के। अब अगर हम विचार करें कि शनि किन-किन चीज़ों का कारकत्व लिए हुए है, क्योंकि हमारा मेन विषय तो शनि का ही है। तो शनि छल, कपट, धूर्त, नीचता, अ, उसके अलावा मलिनता का विचार हम करते हैं, चोरी, डकैती, हिंसक व्यक्तित्व आदि का विचार भी हम इससे करते हैं, धोखा का विचार करते हैं। अच्छा, तीसरे और छठे भाव में इसे कारक ग्रह माना गया है। 3rd एंड 6th हाउस में शनि को कारक ग्रह माना गया है। उसके अलावा अगर देखोगे आप तो कालपुरुष की कुंडली में से शनि को दुःख का कारक माना गया है। आलस्य का कारक माना गया है, मूर्खता का, जड़ता का कारक माना गया है, वृद्धावस्था का कारक माना गया है। पशु में देखें हम, तो पशु में गधे, खच्चर, बकरे-बकरी, भैंस, कौवा, कुत्ता आदि का विचार हम इसी से करते हैं। पैदल भ्रमण का विचार हम शनि से करते हैं। उसके अलावा आप देखो तो नीचों से संगति, पुराने लोहे आदि का विचार हो गया, तिल का तेल का विशेष महत्व है शनि के साथ। शीत ऋतु का विचार आप करो, मिथ्या भाषण हो गया, कारावास का संबंध इससे होता है, नपुंसकता का विचार हम शनि से कर सकते हैं और धार्मिक कृत्य जितने होते हैं उसका विचार, मूर्खतापूर्ण कार्य जो भी होंगे। उसके अलावा जो कष्ट होते हैं, विरोध, दुःख आदि का विचार। अच्छा, नौकर-चाकर का विचार भी इससे ही हम करते हैं। आपको कैसे नौकर-चाकर मिलेंगे, उनसे आपको कष्ट होगा या लाभान्वित होगे या सुख भोगोगे, इस सब चीज़ों का विचार भी हम शनि से ही करते हैं। तो ये सब कुछ कारकत्व थे शनि के। अब अगर हम बात करें कि शनि 11th और 12th हाउस में कैसा फल देगा, तो सिंपल सी बात है, देखो शनि अगर 11th हाउस में बैठा है तो ऐसे जातक को धनवान तो बनाता ही है। हाँ, कार्यों में विघ्न ज़रूर देगा, लेकिन भूमि लाभ कराता है यह, भूमि लाभ का कारक है ये। उसके अलावा आप देखो तो राजकीय सेवा भी देता है ये, मतलब सरकार में कुछ अच्छे पोस्ट दे देगा या आपको उससे कुछ प्राप्तियाँ हो जाएँगी। ये एक अच्छा कारक है शनि के लिए, अच्छा फल है। अब यहीं पे अगर स्वक्षेत्रीय हो जाए शनि या स्वक्षेत्रीय हो जाए या उच्च का हो जाए शनि 11th हाउस में जाकर, मतलब या तो तुला राशि में हो जाए, मकर या कुंभ राशि में हो जाए, तो ऐसे जातक को विद्वान बना देता है।
इसके अलावा महाभाग्यशाली भी होता है ऐसा जातक और बहुत धनी और कई वाहनों का सुख इसको मिलता है। यह बड़ा अच्छा इसको योग माना जाता है शनि को यहाँ पर अगर स्वराशि या उच्च का हो जाए तो। अब अगर हम बात करें कि शनि अगर 12th हाउस में बैठ जाए किसी जातक के लग्न से, किसी जातक के लग्न से शनि 12th हाउस में बैठ जाए तो कैसा फल देगा? तो सिंपल सी बात है 12th हाउस तो वैसे ही देखा जाए तो नीच आचरण करने वाला ऐसा जातक होता है, विकलांग होता है ऐसा जातक। संभावना ऐसी बनती है, लग्न अगर विशेष पीड़ित हो तो ऐसा संभव है। उसके अलावा अगर देखो तो शनि किसी पाप ग्रह के साथ बैठा हो तो कहीं न कहीं ऑपरेशन भी करा देता है। अगर यहीं आप देखो अगर राहु का भी प्रभाव पड़ जाए या शुक्र का प्रभाव पड़ जाए, तो ऐसे जातक को आँख से पृथक करा देता है, आँखें अलग करनी पड़ जाती हैं जातक को। उसके अलावा शनि अगर शुभ ग्रह से युक्त हो तो जातक सुखी तो होगा, सुनेत्र वाला भी होगा और मरणोपरांत उसे पुण्य लोक की प्राप्ति भी होती है क्योंकि इसे मोक्ष का भाव भी बोलते हैं। देखिए 4 भाव जो हमारे हैं, आप चीज़ों को समझो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भाव हम बोलते हैं इसे। तो वैसे ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हो गया। फिर देखो आप धर्म, अर्थ हो गया और ये काम हो गया और फिर ये मोक्ष का भाव हो गया आपका। तो ये ऑलरेडी जब मोक्ष का भाव है और शनि यहाँ पर यह कैसी गति रहेगी आफ्टर डेथ, ये सब चीज़ों को बताता है। अब शनि यहाँ पे अगर शुभत्व हो जाए, तो आपको पुण्य लोक की प्राप्ति करा देता है, मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। उसके अलावा आप देखो तो पुण्य कर्म अगर पापयुक्त हो जाए यहाँ पर शनि, तो फिजूल खर्चे भी करा देता है और निर्धन भी बनाता है और साथ ही ऐसे जातक को मृत्युपरांत नर्क की प्राप्ति होती है। तो ये सब कुछ कारकत्व विशेष थे शनि से संबंधित। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, स्पष्ट हुई होंगी और अगर इसके बाद भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जल्द ही मैं अब चूँकि अब हमारा लगभग ये सारे ग्रहों का जो वीडियो था वो खत्म हो चुका है, बस एक राहु केतु का है, जिसे कोशिश करूँगा मैं संभव होगा तो एक ही वीडियो में राहु के केतु के सभी भावों के बारे में बता दूँगा या फिर मैक्सिमम 2 वीडियो में इसको कंप्लीट करके मैं आपके लिए कोर्स लाऊँगा जो पराशर ज्योतिष से संबंधित होगा और काफ़ी कम खर्चे में, ताकि आप चूँकि मैं देख रहा हूँ आजकल काफ़ी अधिक पैसे ले लेकर कोर्स कराए जा रहे हैं और फिर भी अ, मेरे पास लड़के आकर सीख रहे हैं कि सर ये तो बहुत पैसा भी ले लिया, कुछ सिखाया भी नहीं। तो इन सब चीज़ों की ख़ैर गारंटी तो यहाँ पे होगी ही कि आपको बिल्कुल कम खर्च करके भी आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कर सको। चूँकि पैसे की लालच बहुत ज़्यादा नहीं है, बस ये है कि हाँ, एक एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर हम पैसे लेंगे ताकि आप पराशर ज्योति अच्छे से सीख सको। जो हमारा जो हमारी जो परंपरा है, जो हमारा जो इतिहास है, ज्योतिष से संबंधित, इनको हम कम से कम आगे तक ले जा सकें क्योंकि बहुत सारे हमारी ऐसी विद्याएँ हैं जो कि धूमिल हो चुकी हैं। आप देखो मैंने बीएनएन और केपी एस्ट्रोलॉजी पे अपना एक तरह से मास्टरी हासिल की है मैंने। चूँकि अब देखोगे तो भृगुनंदी नाड़ी तो बिल्कुल धूमिल हो चुका है। बहुत कम चीज़ें उससे संबंधित क्लासिकल बुक्स आपको मिलेंगे उससे संबंधित या कुछ लिखा हुआ उससे बहुत कम मिलता है। तो ऐसी चीज़ें धीरे-धीरे हमारे सामने से निकलते चली जा रही हैं और आगे आने वाले टाइम पे हो सकता है कई सारी चीज़ें हमें मिले भी ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे जो परंपराएँ हमारी चली आ रही हैं, इनको जीवित रखा जाए, हमारे संस्कारों को जीवित रखा जाए। इसलिए मैंने एक प्लान किया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं सिखा सकूँ। तो जैसा ही होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, इंटरेस्टेड होंगे तो आप मैं साथ में नंबर भी शेयर करूँगा और आप इंटरेस्टेड हो तो संपर्क करके कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पराशरी ज्योतिष के बारे में देखेंगे, ताकि आप एक बेसिक आपको नॉलेज हो जाए पराशरी ज्योतिष के बाद पराशरी ज्योतिष के बारे में। इसके बाद हम भृगु नंदी नाड़ी और केपी एस्ट्रोलॉजी का अलग-अलग कोर्स करेंगे, जैसा समय अलाउ करेगा और उसमें भी आपका मोस्ट वेलकम रहेगा। तो अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।